जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज सुंदर लाल बहुगुणा जो देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले थे 21 मई 2021 को 92 92 साल की उम्र पर कोविड-19 के कारण ये पर्यावरण प्रेमी थे। इनका डेथ हो चुका है। ठीक है, इनका जन्म था 9 जनवरी 1927 ईस्वी में हुआ था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में कम्प्लीटली रूप से जानने की कोशिश करेंगे, इनकी बायोग्राफी पूरा रिलेट करेंगे, आखिर ये कहाँ के रहने वाले थे। जो भी आपके यूकेएसएससी या यूकेपीएससी जिस भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी, तो उसके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज के इस ट्रॉफी के अंतर्गत हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जानेंगे। 21 मई 2021 को देहरादून के अंतर्गत पे जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश एम्स पर क्या हो गया है, 92 की उम्र पर, 92 साल की उम्र पर इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके आने एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा सारा। इस टॉपिक के अंतर्गत पर हम जानने की कोशिश करेंगे। ये रहा प्यारा उत्तराखंड के अंतर्गत पे यदि आप यूकेएसएससी यूकेपीएससी उत्तराखंड जॉब की तैयारी करते हैं, जहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंतर्गत पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर से एग्जाम रिलेट करता है, तो यही मैप 13 जिलों के अंतर्गत पे करता है। 6 कुमाऊं तथा 7 गढ़वाल के अंतर्गत पर होता है। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 1.69 है। पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है। समझ गए होंगे। और इसी के अंतर्गत पे 358 और 320 किलोमीटर है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक 358 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, 320 किलोमीटर यहाँ पर स्थित हो गया। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, चंपावत है। सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है। और सेकंड नंबर का उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रुद्रप्रयाग पर स्थित है। ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और 110 तहसील इसके अंतर्गत पे 70 विधानसभा सीट है। एक एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून और दूसरा कौन सा हो गया, गैरसैंण के अंतर्गत पर, गैरसैंण चमोली पर स्थित है। और दूसरा देहरादून के अंतर्गत पर स्थित है। समझ गए होंगे। वैसे रिवीजन करने का मुख्य टारगेट ये है कि अगर न्यू बिगिनर जोड़े हैं तो उनको टॉपिक को समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। थोड़ा सा रिवीजन करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम आने वाले एग्जाम पर भूल न सकें। मैप के माध्यम से बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले कहा कि आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जानेंगे। पूरी बायोग्राफी इसके अंतर्गत हम रिलेट करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहे कि 21 मई 2021 को क्या हो गया, 92 साल की उम्र पर जो क्या है ऋषिकेश एम्स है उन पर इनकी डेथ हो चुकी है। आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर है चिपको आंदोलन के प्रणेता। इनको क्या कहा जाता है, चिपको आंदोलन कहा जाता था। अब डेथ हो गया तो अब देखिए अब इनको कहा जाएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ था, 9 जनवरी 1927 को हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पेन कॉपी लेकर यहाँ पर से जिस टाइप से क्वेश्चन रिलेट होते हैं उस टाइप से बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। एक क्वेश्चन बन गया। आगे बात करेंगे। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 ईस्वी में हो गया था। 2 क्वेश्चन हो गया। देवों की भूमि उत्तराखंड में हुआ था। 3 क्वेश्चन हो गया। और कहाँ पर हुआ था, मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा है प्राथमिक शिक्षा के बाद ये क्या चले गए थे, लाहौर तक चले गए थे। और इनकी कंप्लीटली परीक्षा जो थी क्या थी, इनके द्वारा BA किया गया था। एजुकेशन पूछ सकता है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से रिलेट हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत से अब क्या है कि 18 साल की उम्र में वह पढ़ने के लिए लाहौर गए और उन्होंने जो मंदिरों में हरिजनों के जाने के अधिकार के लिए भी क्या किया था, इनके द्वारा आंदोलन किया गया था। और 23 साल की उम्र में उनका विवाह बिमला देवी के साथ हुआ। इनकी पत्नी का 23 साल की उम्र में विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम बिमला देवी था। और उनके बाद उन्होंने गांव में रहने का फैसला ही किया और पहाड़ों में क्या किया, एक आश्रम खोला। बाद में उन्होंने टिहरी के आसपास के इलाकों में शराब के खिलाफ जो मोर्चा चलाया। और 1960 के दशक में इन्होंने अपना ध्यान वन और पेड़ों की सुरक्षा के लिए केंद्रित किया। कब किया, 1960 ईस्वी पर जो उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान वन तथा पेड़ों की सुरक्षा के लिए केंद्रित किया। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। 1949 ईस्वी में मीरा बेन व ठक्कर बापा। आगे बात करेंगे कभी ठक्कर बापा के बारे में, अभी इतना ही जान लीजिए। यहाँ पर 1949 ईस्वी पर जो मीरा बेन वो कौन थे,
ठक्कर बापा के समर्थन में आने के बाद से इन्होंने क्या किया था, दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए और उनके लिए क्या किया, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे जो ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की। ठीक, इसके द्वारा आप पूछ सकते हैं कि एग्जाम के अंतर्गत पे ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा किया गया। और दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा इन्होंने आंदोलन भी छेड़ा था। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। और अपनी पत्नी श्रीमती बिमला नौटियाल के सहयोग से, ठीक, के सहयोग से इन्होंने क्या किया, सिलियारा में ही पर्वतीय जो नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। अभी ऐसे मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से रिलेट करिएगा, मैं पूरा थ्योरेटिकल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और इन्हीं के अंतर्गत की बात करें तो अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी थी बिमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने क्या किया, सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। कहाँ पर, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, यूकेपीएससी पर रिलेट कर सकता है कि कौन सा जगह था, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की इनके द्वारा स्थापना की गई। और उसके के अंतर्गत की बात करें तो 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया, 16 दिन तक अनशन भी किया। कितने 1971 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया गया कि जो शराब की दुकानें हैं उनको खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। और चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में क्या कहलाए, वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। और चिपको आंदोलन के नाम से अभी आगे हम जानेंगे चिपको आंदोलन के अंतर्गत पूरी बायोग्राफी। बस इतना ही जानो कि वृक्ष मित्र ये कब कहलाए, तो चिपको आंदोलन के कारण ही ये विश्व भर पे ही वृक्ष मित्र कहलाए। समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। आगे है सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया, 1981 से लेकर 1983 के बीच पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर जो चंबा के लेंगरा गांव से हिमालय क्षेत्र में करीब लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। यह पदयात्रा क्या किया था इनके द्वारा, 1983 के अंतर्गत पे विश्व स्तर पर सुर्खियों पर रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा 1981 से लेकर 1983 के बीच में पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर चंबा के जुल लंगेरा गांव के हिमालय क्षेत्र से करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा की। और यह यात्रा 1983 में विश्व स्तर पर सुर्खियों में रहा था। इतना समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे है 26 मार्च 2018 को चिपको आंदोलन की जो 45वीं एनिवर्सरी मनाएगी। हाल ही में 2018 के अंतर्गत पे कब मनाएगा, 26 मार्च। इसको कब शुरू किया गया था, 26 मार्च 1973 ईस्वी में। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा कहा गया था कि उनके एक जो भाषण था उसके अंतर्गत पर उन्होंने बताया कि इनकी नींव उनके द्वारा लखनऊ के अंतर्गत पर ही रख दी गई थी। उन्होंने यह कहा कि यह मालूम किसी को अभी तक नहीं है। ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि उनके द्वारा सबसे पहले लखनऊ से उनके द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन चिपको आंदोलन के अंतर्गत पर गौरा देवी ईटीसी जो गाँव की महिलाएँ थी उनके द्वारा 26 मार्च 1973 ईस्वी में इसको शुरू कर दिया गया था। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत देखिए कि 26 मार्च 2018 को चिपको आंदोलन की 45वीं एनिवर्सरी मनाएगी। सबसे पहले कब मनाया गया, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 26 मार्च 1973। ध्यानपूर्वक सुनेगा। 26 मार्च 1973 उत्तराखंड के अंतर्गत पर गौरा देवी के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए यहाँ पर बहुत लंबी हिस्ट्री है इसके अंतर्गत पे। यहाँ पर पेड़ें काटी जाती थी, पेड़ों की तस्करी की जाती थी। इनके द्वारा भी काफ़ी अत्यधिक प्रयास किया गया। जो चीड़ों के पेड़ थे, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, देवभूमि के अंतर्गत में भी चीड़ों के काफ़ी पेड़ होते थे, उनको काटकर उनकी लकड़ियाँ ली जाती थी और उनसे क्या किया जाता था, इमारती लकड़ी जो भी ईंट से प्रयोग के लिए लिया जाता था। ठीक है, एवेरी जो कास्ट की लकड़ी है ऑस्ट्रेलिया तक भी इसका सप्लाई किया जाता था, क्योंकि जो एवेरी कास्ट की लकड़ी होती है, जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको जो अपने कब्र पर दफन करने के लिए जो ताबूत बनाते हैं उसका निर्माण करते हैं, क्योंकि ये महंगा होता है। कहा जाता है ना, जो महंगे लोग होते हैं उनकी शौक क्या होती है, महंगी होती है। उसी रूप से बहुत चीज़ें जैसे रेल के रेल के जो डब्बे बनाए जाते थे इन्हीं के लकड़ियों से बनाया जाता था, और ईंट से जो भी इमारती लकड़ी थे, इसलिए उनको काटने से बचाने के लिए गौरा देवी ने क्या किया था, जो भी वृक्षों के तस्कर थे उनसे बचाने के लिए तथा उनको काटने से रोकने के लिए क्या किया था, गौरा देवी ने गाँव के महिलाओं को एकत्रित करके पेड़ों से चिपकाया था। और इसी आधार पर क्या कहते हैं कि जो सुंदरलाल जी के द्वारा उनके भाषण के अंतर्गत तो बताया गया था कि इसकी शुरुआत लखनऊ में उनके द्वारा की जा चुकी थी। और इसी के अंतर्गत 26 मार्च 2018 को चिपको आंदोलन की क्या की गई थी, 45वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। और पेड़ों और
जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको बचाने से जुड़े चिपको आंदोलन की यादें ताज़ा करने के लिए 26 मार्च को गूगल के द्वारा, ठीक है, गूगल की बात करें तो GOOGLE होता है, ग्लोबल ओरिएंटल ग्रुप लैंग्वेज ऑफ GOOGLE, इसका फुल फॉर्म होता है। गूगल का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, ग्लोबल ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज अर्थ होता है। इसी के अंतर्गत की बात करें तो 26 मार्च को गूगल डूडल, आपने देखा होगा कि जब आप गूगल के लोगों के ऊपर जाएंगे तो अलग अलग डे के रूप में अलग अलग सेलिब्रेट करता है, वही उसका क्या कहलाता है, गूगल का डूडल कहा जाता है। 2018 के अंतर्गत पे 45वीं एनिवर्सरी क्या किया गया, एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट। अब कह सकता है कि 45वां एनिवर्सरी गूगल डूडल ने किस रूप में मनाया। एक क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट हो जाता है, इनके द्वारा रिलेट किया गया था एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट टाइटल से बनाया गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसानों ने उत्तराखंड के तत्कालीन यूपी की में पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, वह राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों के हाथों से कट रहे पेड़ों पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे और उन पर अपना दावा ठोक रहे थे। अब देखिए तत्कालीन यूपी उस टाइम पे देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया और 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। अब आप यहाँ पर भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1973 में चमोली जिले से किया गया था। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली, वहाँ पर से इसको शुरू किया था। किसके द्वारा? गौरा देवी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। यह दशक भर के अंदर उत्तराखंड के जो हर इलाके में पहुंच गया, 13 जिले हैं वहां पर पहुंच गया और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा भी तब क्या कर चुके थे? कूद चुके थे। और इस आंदोलन के तहत लोग पेड़ों से चिपक जाते और उन्हें काटने से बचाते थे। देखिए पहले औरतें लेकर गई थी जो गौरा देवी थी, लेकिन बाद में क्या हो गए थे? सुंदरलाल बहुगुणा जब इन पर कूद चुके थे तो उन्होंने सभी महिला, पुरुष, बच्चे सभी को एकत्रित किया और कहा कि आप क्या कीजिए, पेड़ों से चिपक जाइए। जो भी ये तस्कर है, उसके बाद में जो भी ठेकेदार है उनको काट के जो ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? उसकी तस्करी रुक जाएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन पेड़ों से काटने के बाद पे लीसा इससे निकाला जाता था। चीड़ के पेड़ों से आपने देखा होगा फेविक्विक की तरह निकलता है। तो इसके अंतर्गत में भी जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे वो मेरठ भी गए थे और मेरठ पर जाने के बाद में उन्होंने कहा था कि जो पहाड़ों पर भी इसका जो जहाँ पर एकत्रित किया जाता है, एक जैसे कह सकते हैं ना, एक गोदाम या गोदाम कहा जा सकता है एक रूप से, तो गोदाम पर लेकर बनाया गया था और वहाँ पर उसको कम रेट पर लगभग 149 या 150 रुपये के हिसाब से कनस्तर या कुछ इस रूप से चलता था। और उनके द्वारा ये डिमांड करी गई कि जो आप बरेली के आसपास, बरेली के अंतर्गत पर जो इनका गोदाम बना था तो आप वहाँ पर उसका कॉस्ट अलग था तो उसी रूप में पे कीजिए। लेकिन वहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने उनकी मांग को ठुकरा दिया और उनको इसका भी क्या लगा था? बड़ा सदमा लगा था। फिर वो अपने यहाँ पर आ गए, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने गृह क्षेत्र पर आ गए। उस टाइम पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, इसलिए ठीक है वहाँ पर गए थे, इनका हेडक्वार्टर जो बना हुआ था। लेकिन जब वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में आए और अपने पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति को देखा तो उनको सुधारने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को इन्हीं वजहों से क्या कहा जाता है? वृक्षमित्र कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन ऐसे रिलेट कर सकता है तो आप समझ गए होंगे। आसान शब्दों पर मैंने आपको समझा दिया। और वृक्षमित्र ये क्या कहलाते हैं? इसी नाम से कहलाएंगे। आगे बात करते हैं, जब इनके द्वारा बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का घोषवाक्य शुरू किया तो उनके द्वारा जो कोटेशन उनके द्वारा बनाया गया क्या था? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। ठीक है, यह सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा दिया गया नारा था। आगे की बात करें तो क्या था? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, उनके द्वारा यह कहा गया था। आगे बात करेंगे इनके अंतर्गत पे ये कोटेशन तो इनके द्वारा दिया गया था। और पर्यावरण को जो स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष आज क्या कहलाया? पर्यावरण गांधी बन गया। इनको क्या कहा जाता था? ये महात्मा गांधी से और ईटीसी जो भी महान नेता थे, सीधे सुमन से भी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मोटिवेट थे और महात्मा गांधी थे। इसको इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है। आप जैसे कि मैं पहले कह रहा हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नोट कीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो जाती है। आगे बात करेंगे, आगे कहलाता है टिहरी बात का विरोध। इनके द्वारा क्या किया गया? टिहरी बात का भी विरोध किया गया। क्या किया गया? ठिठोरी के अंतर्गत पर हम जानते हैं, गढ़वाल के अंतर्गत पर टिहरी मंडल, जिसको अब नई टिहरी भी कहा जाता है, जहाँ पर टिहरी बांध बना है। पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया गया? 1990 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध का विरोध किया। कब किया? 1990 ईस्वी में टिहरी बांध का विरोध किया। वह उस बांध के खिलाफ रहे। उनका कहना था कि 100 मेगावाट से अधिक क्षमता वाला बांध नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध के अंतर्गत पर जो भी अगर आप बांध बनाते हैं तो 100 मेगावाट से अधिक का बांध मत बनाइए। उनका कहना था कि इसका कारण
कारण क्या था कि जगह जगह जो जलधाराएं हैं उन पर छोटी छोटी बिजली परियोजना बननी चाहिए। और चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या की थी, क्रांति इसी रूप से भी शुरू कर दिया था। अब उनका कहना था कि जो छोटे छोटे इसके अंतर्गत पे बांधे हैं उन बांधों का निर्माण करके 100 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन नहीं करना चाहिए, ताकि उससे क्या हो, फैसिलिटी बढ़ जाए और पूरे टिहरी के अंतर्गत पे पूरा टिहरी कवर न हो और टिहरी के वन वहाँ पर इन्वायरमेंट को खराब न किया जा सके। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे की बात करेंगे तो बहुगुणा ने टिहरी बांध के खिलाफ आंदोलन में भी क्या किया, भूमिका निभाई। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल इनके द्वारा किया गया टिहरी बांध के खिलाफ। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान उन्होंने 1.5 महीने तक क्या किया था, इनके द्वारा 1.5 महीने तक इनके द्वारा क्या किया गया था, भूख हड़ताल किया गया था। जैसे कि थ्योरी पर यहाँ पर बताया गया, सालों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद 2004 में बांध पर फिर से काम शुरू किया गया। देखिए कुछ उस वहाँ पर जो था कि जब इनके द्वारा विरोध किया गया तो जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उस प्रोजेक्ट को रोक देती है। लेकिन 2000 वापस उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, 2004 में बांध फिर से काम शुरू किया गया। उनका कहना था कि इससे सिर्फ धनी किसानों को फायदा होगा और टिहरी के जंगलों में बर्बादी हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वहाँ पर जो बड़े किसान हैं, बड़े फार्मर हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़मीन थी वो सारा चले जाएगा और जो छोटे किसान हैं उनको लॉस हो जाएगा। जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है, जो पेड़ पौधे हैं, जो इमारती लकड़ियाँ हैं, उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर गाँव भी नष्ट हो जाएगा, पूरा इन्वायरमेंट को दिक्कत होगी। इनका कहना सही था। उन्होंने कहा कि भले ही बांध भूकंप का सामना कर लेगा लेकिन यह पहाड़ियाँ नहीं कर पाएंगी। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि जो ये पहाड़ियाँ हैं काफ़ी इतने बड़े भार को वो सहन नहीं कर पाएंगे और इन्वायरमेंट का भी उनके द्वारा क्या कहा गया, अपने थॉट को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि पहले से ही पहाड़ियों में दरारें पड़ गई हैं, अगर बाढ़ टूटता है तो 12 घंटे के अंदर बुलंदशहर तक इसका इलाका क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। उनके द्वारा कहा गया कि जब, जैसे कि मैंने कहा कि उसके अंतर्गत पे इनके द्वारा कहा गया कि अगर यह जो बांध है यहाँ की दीवारें, अब देखिए उनका कहने का रीज़न ये था कि पहाड़ियों के अंतर्गत पर जब रोडों की कटाने हो चुकी थी तथा डैम बनने के लिए वहाँ पर जो क्या थे, ब्लास्ट की गई थी, डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दी थी, तो और बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें जब लग जाती हैं तो पहाड़ें क्या हो जाती है, बादल फटना और पहाड़ों की जो दीवारें होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पर भूस्खलन इटीसी जो भी प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए जब यहाँ पर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट चल रही है और सबसे बड़ा बांध दो पहाड़ियों के बीच में बन रहा है, तो उसके बाद में वो पानी का क्या पड़ेगा, उस पर प्रेशर भी बनेगा और वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसको झेल नहीं पाएगा। अगर वो डैम टूटता है तो वहाँ का पूरा शहर तो तबाह होना, उत्तराखंड ज़्यादा, लेकिन बुलंदशहर तक का इलाका क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसके द्वारा इसी के लिए क्या कर रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इनको सरकार के द्वारा नहीं माना गया, आगे इनका कामों को शुरू कर दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट था। अब इनके पुरस्कार देखिए, इनको पर्यावरणविद कहा जाता है, पर्यावरण प्रेमी भी इनको कहा जाता है। तो इनको क्या किया गया, बहुत सारे सम्मान भी मिले जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी सम्मान मिले इसके अंतर्गत में मैं पूरा आपको बताऊंगा। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की जो फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने क्या किया था, 1980 में इनको पुरस्कृत किया था। सबसे पहले कहा तो अमेरिका है, अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। अभी अगर ऑन के टाइम की बात करें तो यहाँ पे कौन है, जो बाइडन वहाँ के राष्ट्रपति और कमला हैरिसन क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। उनके द्वारा किसको हराया गया था, डोनाल्ड ट्रंप को हराया गया था। ठीक समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की जो फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था के द्वारा 1980 में इनको पुरस्कृत किया गया। कब किया गया, 1980 में पुरस्कृत किया गया। इनके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी क्या किया गया, सम्मानित भी किया गया। आगे जानने वाले हैं, पर्यावरणों को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया। और अब इनको क्या कहा जाने लगा, पर्यावरण गांधी कहा जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार 1981 ईस्वी में इनको क्या मिला था, स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सुंदरलाल बहुगुणा को सन 1981 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। देखिए 1981 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिन्हें इनके द्वारा क्या किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी रहेगा मैं अपने आपको इस सम्मान के योग्य नहीं समझूंगा। देखिए कितने गर्व की बात है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को जब 1981 से, देखिए इनको वैकल्पिक नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, लेकिन 1981 ईस्वी में पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मश्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पद्मभूषण, पद्मविभूषण तथा पद्मश्री तीसरे चौथे नंबर का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है पद्मश्री भारत के अंतर्गत पे। ठीक है, भारत रत्न हो गया सबसे पहले का, पद्मभूषण, पद्मविभूषण तथा पद्मश्री का नंबर आता है। मैंने वापस कहा कि 1981 ईस्वी में इनको पद्मश्री
इस पुरस्कार दिया गया, लेकिन इनके द्वारा इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसका रीज़न, नेग्लेक्ट करने का रीज़न यह था कि इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे पेड़ ट्रीज हैं उनकी कटाई अभी क्या है, जारी है, और उनके जब तक वो, उन्होंने कहा कि इस को नहीं रोका जा सकता तब तक मैं इस सम्मान को पाने का हकदार नहीं हूँ। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे इसी के अंतर्गत पे जो इनको सम्मान मिला था। ठीक है, क्या क्या मिला था। सबसे पहले की बात करें तो 1985 ईस्वी में जमनालाल बजाज पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए। 1985 ईस्वी में जमनालाल बजाज पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। कब? 1985 ईस्वी में। उसके बाद में 1986 ईस्वी में क्या किया गया, इनके द्वारा इन्हें क्या किया गया, जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया रचनात्मक कार्यों के लिए। कब? पहले तो इनको 1985 ईस्वी में नॉर्मली जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया, लेकिन 1986 ईस्वी में जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया रचनात्मक कार्य के लिए इनको दिया गया। और उसके बाद 1987 के अंतर्गत पे इनको क्या किया गया, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया चिपको आंदोलन के लिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट कर सकता है कि जो सुंदरलाल बहुगुण है उनको चिपको आंदोलन के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार कब दिया गया, तो 1987 ईस्वी में दिया गया। किस चीज़ के लिए दिया गया, चिपको आंदोलन के लिए। एग्जामिनर कैसे भी यहाँ पर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। आगे बात करेंगे, आगे कौन सा सम्मान दिया गया। आगे दिया गया था इनको 1987 के अंतर्गत पे ही शेर कश्मीर पुरस्कार। देखिए क्या पुरस्कार दिया गया था इनको, शेर ए कश्मीर पुरस्कार 1927 के अंतर्गत पे दिया गया था। 1987 के अंतर्गत पर ही इनको सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। उसके बाद 88 को कोई सम्मान नहीं, 88 को कोई नहीं दिया गया था। 89 के अंतर्गत पे क्या गया था, सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि IIT रुड़की द्वारा दिया गया था। देखिए 1989 ईस्वी में सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि IIT रुड़की के द्वारा इनको दिया गया। और 1998 ईस्वी में पहल सम्मान इनको दिया गया। कब दिया गया, 1998 में पहल सम्मान दिया गया, और 1999 ईस्वी में गांधी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर 2000 की बात करें तो सांसदों के फोरम द्वारा सत्यपाल मित्तल अवार्ड इनको दिया गया। 2000 के अंतर्गत की बात करें तो सांसदों के फोरम द्वारा सत्यपाल जो मित्तल अवार्ड है इनको प्रदान किया गया था। और 2001 की बात करें तो इनको क्या किया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को, जैसे कि मैंने कहा कि भारत रत्न के बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री होता है। इनको पद्म विभूषण 2001 में मिला था, 2001 में मिला था, लेकिन पद्मश्री लेने से इनके द्वारा क्या किया गया था, मना कर दिया गया था। आगे बात करेंगे, आगे है इनको दिया जाने वाला सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इतने पुरस्कार थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद है इनकी जो सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा लिखी गई किताबें। देखिए 3 प्रमुख किताबें थी इनके द्वारा लिखी गई। अगर पहले नंबर की बात करें तो धरती की पुकार, पहला पुस्तक है धरती की पुकार। दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, क्या है, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो भू प्रयोगों में बुनियादी परिवर्तन की ओर। सुंदरलाल बहुगुणा की जो इंपॉर्टेंट 3 पुस्तकें थी, धरती के पुकार हो गया, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी और भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर, 3 प्रमुख पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे इसी के अंतर्गत पे। और अब क्या हो गया है, इसके अंतर्गत पे सुंदरलाल बहुगुणा जी की जो मृत्यु है ऋषिकेश एम्स के अंतर्गत पे 92 साल की उम्र में 21 मई 2021 को हो गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इतने ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था इसके अंतर्गत पे। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो जीवन परिचय था, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इनकी बायोग्राफी तो बहुत लंबी है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे हमने कंप्लीट रूप से मैप के माध्यम से आपके लिए रिलेट कर दिया गया है। देखिए, और इसके अंतर्गत पे कुछ की पॉइंट है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से पॉज करके। वैसे तो थ्योरेटिकल के अंतर्गत पे मैंने कंप्लीट रूप से आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।